D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। वैसे तो पंजाब सरकार और खास करके विजिलेंस विभाग रिश्वतखोरों पर खासा सख्त हो चुका है। आए दिन कई लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों को शायद सरकार का डर नहीं, वह पहले की तरह काम कर रहे हैं। आज भी पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की ओर से थाना सदर नकोदर जिला जालंधर के एसएचओ के रूप में तैनात रह चुके सब इंस्पेक्टर बिस्मन सिंह और सीआईए जालंधर में तैनात सहायक सब इंस्पेक्टर यानी कि एएसआई रेशम सिंह और एक प्राइवेट व्यक्ति सुरजीत सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सभी कर्मचारियों को हरजिंदर सिंह कुमार निवासी गांव रामपुरा ठोडा जिला रूपनगर की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो से संपर्क कर दोष लगाया कि उक्त सब इंस्पेक्टर बिस्मन सिंह ने एसएचओ रहते हुए उसके भाई को होशियारपुर से उसके ट्रक समेत गाड़ी में भुक्की की बरामदगी दिखाकर झूठे केस में गिरफ्तार किया था। एसएचओ बिस्मन सिंह ने उस समय पर एएसआई रेशम सिंह और एक प्राइवेट व्यक्ति सुरजीत सिंह के द्वारा उसके भाई और श्रीनगर से लदा हुआ उसका ट्रक छुड़ाने के लिए 11 लाख रुपए पहले ही किस्तों में हासिल किए। उसने दोष लगाया कि मुलजिम सब इंस्पेक्टर का बेशक पुलिस लाइन जालंधर में तबादला हो चुका है, परंतु वह अपने उपरोक्त दोनों साथियों के द्वारा इस पुलिस केस में उसकी मदद करने के लिए और उससे और पैसों की मांग कर रहा था। इसी शिकायत पर और सबूतों के आधार पर विजिलेंस की टीम की ओर से सब इंस्पेक्टर बिस्मन सिंह, एएसआई रेशम सिंह और एक प्राइवेट व्यक्ति सुरजीत सिंह को 2 सरकारी गवाहों की हाजिरी में शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अफसरशाही सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम को संजीदगी से नहीं ले रही है, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह रेवेन्यू ऑफिसर्स पर सरकार ने शिकंजा कसा था, कार्रवाई भी हुई, लेकिन हड़ताल करके सरकार को झुका लिया गया। उसके बाद एक्साइज विभाग में भी कार्रवाई हुई थी, तब एक्साइज विभाग के भी तमाम अधिकारी और कर्मचारी किस तरह हड़ताल पर चले गए थे और उन्हें सरकार को उनके सामने भी झुकना पड़ा था, क्योंकि सरकार की ओर से नई पॉलिसी बनाई गई है शराब को लेकर, जिसमें यह साफ लिखा है कि आप 1000 का परमिट कटाएं और किसी भी मैरिज पैलेस में आपका फंक्शन है तो किसी भी जिले में सरकारी ठेके से आप शराब ले सकते हैं। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टरों का या एक्साइज के अधिकारियों का संरक्षण शराब के ठेकेदारों को प्राप्त है। वह किस तरह अपनी मर्जी करते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, मैरिज पैलेस में जा जाकर पूछते हैं जब कोई फंक्शन चल रहा होता है कि आपने शराब कहां से खरीदी है, जबकि उन्हें इस बात का कोई अधिकार नहीं है। यह घटना हम फिर एक बार जरूर जिक्र करेंगे। एनआरआई जो परिवार आया था, अमृतसर में शादी थी फेस्टन पैलेसेस में, तो किस तरह शराब के ठेकेदारों का झगड़ा हुआ था। अगर सरकार ने कोई सही कदम उठाए होते या अफसरों ने सरकार के आदेशों को सही तरीके से लागू करवाया होता तो ठेकेदारों की कोई हिम्मत नहीं थी, वह वहां पर जाते और पूछते कि आपने शराब कहां से ली है। अब हम बात करेंगे तहसीलों में हो रहे भ्रष्टाचार की भी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जीरकपुर में एक महिला क्लर्क को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। अब कोई तहसीलदार या रजिस्ट्रार सीधे तौर पर रिश्वत का पैसा खुद नहीं लेते हैं। इसके लिए या तो नीचे कर्मी हैं या फिर तहसीलों में रजिस्ट्रियां कराने के लिए जो लोग बैठे हैं वह सीधे तौर पर समझौता करवाते हैं और सौदेबाजी करवाते हैं, या फिर कुछ ने अपने प्राइवेट करिंदे रखे हुए हैं। रिश्वत पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। अभी हमने आपको बात बताया है कि किस तरह एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई को भी विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से 1 लाख रुपए की रिश्वत उन्होंने मांगी थी और रिश्वत जब पैसे देने गया शिकायतकर्ता तो विजिलेंस की ओर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगर बात करें रेवेन्यू विभाग में क्यों होता है भ्रष्टाचार, तो कलेक्टर रेट और असल रेटों में भारी फर्क है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर कलेक्टर रेट तो केवल है 15,000 रुपए प्रति गज, लेकिन असल में उसका बाहर जो मार्केट रेट होता है वह 30 से 40,000 रुपए प्रति गज होता है। अब जो आदमी 50 लाख का या 1 करोड़ रुपए का जमीन का सौदा करने जाता है उसे 10-15 हजार रुपए रिश्वत देने में कोई परहेज नहीं होता। उसको तो मतलब होता है कि क्योंकि सरकारी रेट
15,000 है और कहीं उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना लग जाए इसके बाद, इसलिए ये सारा खेल चलता रहता है। अब अफसरशाही क्या सरकार के आदेशों का पालन करेगी या नहीं? अब कितने अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने रिश्वत लेना बंद कर दिया है, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। वैसे अगर बात करें हम पंजाब सरकार की, तो इस समय सरकार के कई मंत्री गुजरात के विधानसभा चुनावों में प्रचार करने में व्यस्त हैं। जब हालांकि इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह सोचना होगा कि पंजाब के लोगों ने उन्हें चुना था बदलाव के लिए, क्योंकि पंजाब में बदलाव आएगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, काम तो किया है। कुछ पूर्व जो भ्रष्ट मंत्री थे उन्हें सलाखों के पीछे भेजा, कुछ मंत्रियों को और भेजने की तैयारी की जा रही है, और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच खोल दी गई है। लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा है जो करने को बाकी है। सरकार बदलाव के नाम पर आई थी और बदलाव होना चाहिए। जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, नशा जो बिक रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है, सरकार को इस तरफ भी अपना ध्यान देना चाहिए। पंजाब पुलिस ने पिछले 2 हफ्तों में राज्य भर में से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तहत 42 व्यापारिक मामलों समेत 406 एफआईआर दर्ज करके 513 नशा तस्करों सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि पुलिस ने 42 किलो हीरोइन, 18 किलो अफीम, 12 किलो गांजा, 9 क्विंटल भुक्की और फार्मा ओपियाइड की 74,000 गोलियां, कैप्सूल, टीके और शीशियां बरामद करने के अलावा इनके कब्जे से 14 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद की है। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को 2022 को भगौड़ों को गिरफ्तार करने के लिए मुहिम शुरू की गई थी। इसी के तहत एनडीपीएस मामलों में 46 और भगोड़े गिरफ्तार किए जाने से इनकी गिरफ्तारियां 429 हो गई हैं। टोटल एफआईआर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 4, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ 'ਚ 4, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4। ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ 42 ਕਿਲੋ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ओपीएम की 17 किलो की रिकवरी है, पॉपी हस्क की 919 किलो की रिकवरी है, गांजा 12 किलो की रिकवरी है, नारकोटिक पाउडर जोड़ा है मिसलीनियस वो 3 किलो की रिकवरी है, और टैबलेट्स तो मैडिकल जोड़ियाँ पिल्स ने इंजैक्शनस वगैरह की वो 74,017 की रिकवरी है। ड्रग मनी जी है वो 14,80,320 रुपए जी है ड्रग मनी की रिकवरी हुई है। और पीओस के खिलाफ जिस तरह एनडीपीएस एक्ट पीओस के खिलाफ जो स्पैशल कैंपेन चल रहा, पिछले 2 हफ्तों के 46 जोड़े ने पीओ एनडीपीएस एक्ट से फड़े है। तो इस तरह हुण तक जो टोटल एनडीपीएस एक्ट के पीओ आ वो 429 पीओ फड़े जा चुके हैं। वो काफ़ी वड्डी मात्रा के पिछले 2 हफ्तों भी चंगी प्रोग्रेस हुई है। पर वीक के हिसाब से 23 के आस पास जोड़े वो पीओ फड़े है। इस संबंध में मानयोग सुप्रीम कोर्ट वालों भी हिदायत ने कि ड्रग्स के जोड़े पीओ ने एनडीपीएस एक्ट के जोड़े पीओ ने उन्होंने उत्ते सब तो वध फोकस किया जाए, और उहदे उत्ते लगातार जो कैंपेन आ वो पंजाब पुलिस का जारी है। उसके उत्ते पंजाब के लगातार बिगड़ रहे हालातों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को ब्रेक डांसर बताया। बिक्रम सिंह मजीठिया ने नाम लिए बिना ही अमृतपाल सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि खुद को संत जरनैल सिंह भिंडरावाला कहलवाते हैं। संत जरनैल सिंह एक ही था, तुम नकली हो, गलत बातें करके पंजाब का माहौल तुम खराब कर रहे हो। हालांकि बिक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतपाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सीधे तौर पर अमृतपाल सिंह की तरफ ही था। बिक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब में भाईचारक साझ की भी बात की और कहा कि बहुत हो चुका, अब पंजाब में खून खराबा नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा वह तमाम समुदाय के लोगों के साथ खड़े हैं, पंजाब को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਨਕਲੀ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ,
ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਖਾਈਆਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਧਰਮ 'ਚ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੋਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਖਿਲਾਫ। ਮਗਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੋ ਅੱਜ ਲਾਂਭੂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने युवाओं को नसीहत दी है कि जो विदेशों का रुख कर रहे हैं, उन्हें यहां से उन प्रवासी भाइयों से सबक लेना चाहिए जो दूसरे राज्यों से आकर पंजाब में रोजगार कर रहे हैं और अपने परिवारों को पाल रहे हैं। गुरजीत सिंह औजला का कहना है कि उन्हें लुधियाना से दिल्ली जाने का मौका मिला तो रेलवे स्टेशन पर उन्होंने देखा कि वहां पर प्रवासी भाईचारे के लोग काम कर रहे हैं। यहां पर पंजाब के युवा काम नहीं करना चाहते, लेकिन विदेशों में जाकर उन्हें जो काम करने को मिलता है वह कर रहे हैं। औजला ने कहा कि हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि उसे काम कम करना पड़े और उसे पैसे अधिक मिले, लेकिन ऐसा होना असंभव है। मैं कहना चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਝਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਨੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਸ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ प्राइवेट जॉब ने, तो आप क्यों नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया। 18 मई यानी कि करीब 6 महीने पहले लिव एंड पार्टनरशिप आफ्ताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके शव को आरी से काट दिया गया, नया फ्रिज लाया ताकि
टुकड़े उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए वह अगरबत्ती भी जलाता रहा। आपको बता दें कि 18 दिन तक रोज वह रात को 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंक आता था। पुलिस ने आफताब को शनिवार को अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी बताई। उधर कोर्ट ने आफताब को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि 26 साल की श्रद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहां पर वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। आफताब अमीन फूड ब्लॉगर है। इंस्टाग्राम पर उसका पर्सनल अकाउंट द हंगरी छोकरो के नाम से है, जबकि उसका फूड ब्लॉगर इंस्टाग्राम पर द हंगरी छोकरो एस्केडेप्स है। अपने पर्सनल ब्लॉग पर उसने आखिरी फोटो 3 मार्च 2019 को पोस्ट किया था। साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि 18 मई को झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि वह हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा देता। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया। उसने पहले हाथों के 3 टुकड़े किए, इसके बाद पैर के भी उसने 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद रोज वह बैग में रखकर इन टुकड़ों को फेंकने के लिए जाता था। हत्या के बाद उसने एक 300 लीटर का फ्रिज भी खरीदा था ताकि श्रद्धा के किए गए टुकड़ों को वह फ्रिज में रख सके। वह अगरबत्ती भी जलाता ताकि बदबू को दबाया जा सके। श्रद्धा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफताब को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। आफताब के कई दूसरी लड़कियों के साथ भी रिश्ते थे और श्रद्धा को इस बात का शक हो रहा था। इस बात पर भी दोनों के बीच विवाद होता था। इसके बाद ही आफताब ने तंग आकर श्रद्धा की हत्या कर दी। अब पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज करके श्रद्धा की बॉडी को सर्च करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि आफताब की निशानदेही पर जंगलों से कुछ टुकड़े मिले हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं। बाकी अंगों की भी तलाश की जा रही है। अभी जो टुकड़े मिले हैं वो जानवरों के भी हो सकते हैं। इसकी जांच की जा रही है। अब क्या लव जिहाद से श्रद्धा का कत्ल किया गया है, पुलिस इस पर भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जिस तरह लड़की की हत्या की गई और टुकड़े फेंके गए, उससे साफ होता है कि आफताब ने सबूत मिटाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब मीडिया ने पुलिस से पूछा कि क्या यह लव जिहाद का मामला है, तो पुलिस ने कहा कि अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन बच्चियों को भी देखना चाहिए, उन लड़कियों को खास तौर पर देखना चाहिए जो दूसरे शहरों में अपने घरों से दूर नौकरी के लिए जाती हैं। वह किसी भी ऐसे आदमी पर विश्वास ना करें जो कि कोई दूसरा हो, बेगाना हो। किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में ना रहें, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह एक युवक ने 26 वर्षीय अपनी ही दोस्त रह चुकी लड़की का बेरहमी से कत्ल ही नहीं किया बल्कि उसकी लाश के 35 टुकड़े कर दिए। अमृतसर में 2 दिन पहले रंजीत एवेन्यू में हुई लूट की वारदात को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। कबाड़ का काम करने वाले किशोर चंद से पैसों की लूट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भांजा ही था। भांजे ने पैसों के लालच में आकर अपने पड़ोसी और उसे एक दोस्त को साथ मिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। भांजे की पहचान भगतां वाला गेट निवासी दानिश के रूप में हुई है, जबकि उसका पड़ोसी तनवीर और उसका दोस्त अभी फरार हैं। एसीपी अमृतसर नॉर्थ वीरेंद्र सिंह खोसा ने बताया कि कबाड़ का काम करने वाले किशोर चंद ने 12 नवंबर को कचहरी में प्लाट की रजिस्ट्री करवाकर रंजीत एवेन्यू ए ब्लॉक की तरफ जा रहे थे। उन्होंने बारदाना खरीदना था जिसके लिए 98,000 रुपए कैश उनकी एक्टिवा की स्कूटरी में रखा था। इसी दौरान 2 अज्ञात पीछे स्कूटर पर आए और आरोपी भांजे दानिश और किशोर के साथ हाथापाई करके एक्टिवा की डिक्की में रखा कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस ने जब जांच जुटाई तो सामने आया इस वारदात को अंजाम देने में भांजे दानिश का ही हाथ था। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 98,000 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੰਦ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਦੈਨਿਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਖੁਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਅੰਜਾਮ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 98,000 ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 379(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੈਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਐਕਟਿਵਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 98,000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੈਨਿਸ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया है। दबाव, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर मामला बताया। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ कानून की मांग पर केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताया और कहा कि केंद्र सरकार को सीधे तौर पर इस पर दखल देना चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि इस चलन को रोकने के लिए ईमानदारी से कोशिश की जानी चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी भी दी, अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। दिल्ली के साथ सटे गाजियाबाद में 2 युवकों ने एक कुत्ते को फांसी के फंदे पर लटका दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने सोमवार को युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया। घटना लोनी इलाके के पास ट्रानिका सिटी की बताई जा रही है। वायरल वीडियो 33 सेकंड का है। क्लिप में दिख रहा है कि 2 शख्स एक कुत्ते को जंजीर से बांधकर फांसी के फंदे पर लटका रहे हैं। इस बीच एक व्यक्ति आता है और दोनों युवकों से बात करता है। जब युवकों को लगता है कि कुत्ते का दम घुट गया है तो वह आराम से खड़े होकर बात करने लग जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर पहली बार एक साथ 61 किलो सोना बरामद किया गया है। 4 भारतीय तंजानिया से भारत आ रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने उन्हें रोका। उनकी बेल्ट से निकला सोना 61 किलो, मतलब आज का भाव लगाया जाए तो 32 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। 2 अलग अलग मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में 2 महिलाएं भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदगी के 2 मामले हैं। एक मामले में 4 भारतीय यात्रियों को पकड़ा है जो तंजानिया से आ रहे थे। उन्होंने एक खास किस्म की कमर बेल्ट में सोना छिपाया हुआ था। चारों के पास करीब 28 करोड़ 17 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। आरोपी यात्री कतर एयरवेज की एक फ्लाइट से आए थे। पूछताछ में पता चला कि एक अज्ञात सूडानी व्यक्ति ने दोहा हवाई अड्डे पर उन्हें यह सोना दिया। वो उनके साथ नहीं आया। जानकारी यह भी है कि इस बेल्ट में जेबें हैं जिसमें सोने की छोटी छोटी छड़ें छुपाई गई थी और इसे सऊदी अरब में बनाया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दूसरे मामले में 3 यात्रियों को पकड़ा गया। उसी दिन 11 नवंबर को दुबई से 3 यात्री आए जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं थी। 8 किलो सोने के साथ ये पकड़े गए। मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम को पहले ही तस्करी की लीड मिल गई थी। 8 किलो यानी कि ये इस सोने की कीमत 3 करोड़ 88 लाख रुपए बताई जा रही है। यह पिघला हुआ सोना है और एक पेस्ट के रूप में इसे तैयार किया गया था। 3 यात्रियों में से एक महिला की जो उम्र है वह 60 साल बताई जा रही है और वह व्हील चेयर पर थी। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मामलों की पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने रिटायर्ड जजों की सरकारी नियुक्तियों को लेकर
अपनी राय रखी है। एक इंटरव्यू में यूयू ललित ने कहा कि वह किसी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के राज्यसभा सदस्य या गवर्नर पद स्वीकार करने के विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसा करने से वह परहेज करेंगे। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जिस पद पर वह रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रस्तावित पद को स्वीकार करना उचित नहीं है। आपको यह भी बता दें कि देश के 46वें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटायर होने के बाद सरकार की तरफ से प्रस्तावित राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार कर ली थी। रंजन गोगोई साल 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए थे। 17 नवंबर 2019 को रिटायर होने के कुछ समय बाद वह राज्यसभा सांसद के रूप में संसद पहुंचे थे। इसको लेकर बाद में विवाद भी हुआ और कोर्ट में कई पिटीशन भी फाइल की गई थी। इसी को लेकर उदय उमेश ललित ने अपनी राय रखी और एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह सरकारी पदों पर नियुक्तियों को स्वीकार करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो खुद राज्यसभा के नॉमिनेशन या गवर्नर के पद को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके मुताबिक ऐसा करना डिमोशन नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस जैसे स्टेटस के लिए यह उचित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद जजों के सरकारी पदों को स्वीकार करने पर उदय उमेश ललित ने कहा, देश के चीफ जस्टिस के रूप में पद संभालने के बाद मुझे लगता है कि राज्यसभा के नॉमिनेटेड सदस्य के रूप में काम करना सही विचार नहीं है, या किसी राज्य के गवर्नर के रूप में काम करना भी सही विचार नहीं है। यह मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी लोग गलत हैं। पूर्व जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख, लोकपाल या लॉ कमीशन के प्रमुख के रूप में काम करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राज्यसभा पूरी तरह से अलग है। मेरे कहने का मतलब यह है कि एनएचआरसी के प्रमुख जैसे पद जो संसद द्वारा पारित कानून से चलते हैं, इसके अलावा संसद ने इन पदों के लिए यह भी बताया है कि कितने अनुभवी लोग इन पदों पर बैठ सकते हैं। यूयू ललित ने यह भी कहा वह विभिन्न स्तरों पर कानून की पढ़ाई कराना चाहेंगे। वो या तो नेशनल जुडिशरी एकेडमी में या किसी लॉ स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाना चाहेंगे। जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के नए मुख्याधीश के तौर पर 27 अगस्त को शपथ ली थी। वह 3 महीने से भी कम समय के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे और बीती 8 नवंबर को वह 65 साल की उम्र में चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो गए। उनकी जगह जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।